अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हमने कल का जो लेक्चर था डीएनए वाला, उसका आज जो है हमने करना है पार्ट 2। ठीक है, हमने जो है वो कल किया था डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या चीज़ है। और न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करें तो ये पार्ट 2 मैं किसका करवाना जा रही हूँ, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के बारे में कल हमने पढ़ा था, फिर हमने डीएनए डिटेल में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना दैट इज़ आरएनए। आरएनए मीन टू से राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है या आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ें आ जाती हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड में आ जाती है जी राइबोज शुगर, इसके साथ आ जाती है बेस कोई भी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या यूरेसिल, ये मैंने नीचे मेंशन की हुई है। और एक साइड पे आ जाएगा जी फॉस्फेट ग्रुप। अगर एक लगा होगा तो मोनो हो जाएगा, दो लगा होगा तो डाई हो जाएगा, तीन लगेंगे तो ट्राई हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब इसमें सिंगल स्ट्रैंड ऐसा होता है, कॉइलिंग नहीं होती। हाँ, कभी कभार होता है आरएनए अपने ही सिंगल स्ट्रैंड को जो है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है कि वो लगता ऐसे है कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। नाइट्रोजनस बेसिस इसमें आ जाती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आई थिंक आपको विजिबल होगा, येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है। एडेनिन आ जाती है जिसमें, इसमें गुआनिन आ जाती है, साइटोसिन और यूरेसिल। अब यूरेसिल डिफरेंट नाइट्रोजनियस बेस है विद रेफरेंस टू कह लो थायमीन, क्योंकि हमने कल बात की थी कि डीएनए के अंदर हमारे पास तीन होती हैं, चार होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। तो ये जो थायमीन है, इस थायमीन की जगह जो है वो यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा सेंट्रल डॉग्मा के बारे में कि सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। सेंट्रल डॉग्मा होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से आरएनए के बनने के अमल को कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के अमल को बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए की कॉपीज़ बनती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसकी तीन टाइप्स हैं जी, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए आपको विजिबल होंगी यहाँ पे। मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे, नाम से इंडिकेट हो रहा है मैसेज कन्वे करने का या टेक करने का। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो इसमें 3 to 4% जितना भी आ रहे हैं उसमें से तकरीबन 3 से 4% जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए हमारे पास होता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास के जो सिंगल स्ट्रैंड पे ये होते हैं और इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, लाजमी नहीं है कि सेम हो, मतलब हर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। सिंगल स्ट्रैंड्स हैं और वेरिएबल लेंथ के। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द जीन और प्रोटीन। अच्छा, अब जीन और प्रोटीन क्या मतलब, जो प्रोटीन बनेगी इससे मिलकर उस चीज़ की लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही होगी उससे। जैसा एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि अगर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, हमने पीछे टॉपिक में अमाइनो एसिड्स पढ़े कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। अब अमाइनो एसिड अगर 1000 है, ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड है, तो 1000 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 3000 न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं, और मैसेंजर आरएनए की जो सब कॉपीज़ होंगी वो 3000। आप कह सकते हो कि राउंड अबाउट 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा मैसेंजर आरएनए प्रोटीन से। प्रोटीन की जितनी लेंथ होगी उससे 3 टाइम्स ये ज़्यादा होगा। ठीक है जी। फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास जिसका फंक्शन है सबसे पहले वो ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये लेके जाता है फ्रॉम डीएनए इनटू न्यूक्लियस एंड टू राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द पर्टिकुलर प्रोटीन। अच्छा, अब ये आपके पास जो है वो सेल है, सेल का ये आ गया जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर हमने कल बात की थी, अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके अंदर कॉइल हुआ पड़ा हुआ है डीएनए। तो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसने लेनी है न्यूक्लियस से, और फिर आएगा राइबोसोम्स पे, और राइबोसोम्स पे वो चला जाएगा। राइबोसोम्स आपको पता है जी, इसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उन पर जाएगा और राइबोसोम्स जो है वो से फिर प्रोटीन बनाएगा। मतलब डीएनए से फिर जो है वो आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। ये जो है प्रोसेस सारा होगा मैसेंजर आरएनए की मदद से। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, जितनी भी ये तीनों टाइप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैसेंजर आरएनए जो है आप ये कह सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। कम्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम है कि हमारे पास ये जो सेल है,
ठीक है, और ये रहा DNA, सॉरी न्यूक्लियस। अब हमने बात करनी है, पहले पता होना चाहिए कि हमारा जितना भी टोटल RNA है उसमें से 10 से 20% जो है वो ट्रांसफ़र RNA पर मुश्तमिल होता है। स्मॉल लेंथ इसकी होती है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, ये थाउजेंड्स में है तो इसकी जो लेंथ है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड ये जो चीज़ मैंने बनाई है एक न्यूक्लियोटाइड कहला रही है। इसमें एक बेस लगी हुई है, एक पेंटोज शुगर लगी हुई है, राइबोज शुगर, और हमारे पास जो है फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास की जो ट्रांसफ़र RNA है उसका काम ये होता है हमारे पास कि वो ये करता है कि जो साइटोप्लाज्मा में जहाँ अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं, अमाइनो एसिड्स को मैं A से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र RNA का काम है कि अपना रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड उठाना है, ठीक है। अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊँ ऐसे करके, तो ये हमारे पास जो चीज़ होती है, ये हमारे पास होता है जी मैसेंजर आर, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। हमने बात की प्रोटीन सिंथेसिस होती है जी राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स पर आके जो है वो ट्रांसफ़र RNA लगता है, और उस ट्रांसफ़र RNA के ऊपर उसका रिस्पेक्टिव जो है वो एक अमाइनो एसिड लगा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे कोडिंग होती है, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाना चाह रही है, सेकेंड एक इंशाल्लाह टॉपिक है उसमें डिटेल में हम जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि जो मैसेंजर RNA के ऊपर जो है वो कॉपी बनी, एक कोड बना होता है, उस कोड को देख के ट्रांसफ़र RNA ऊपर आकर लगता है और वो अपने साथ एक अमाइनो एसिड लाता है, ठीक है। अब ये एक और जब आएगा ट्रांसफ़र RNA पूरे साइटोप्लाज्मा से अपना रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड उठाकर, ठीक है, उसके ऊपर अमाइनो एसिड 2 समझ लो लगा हुआ है, तो वो जब इधर आकर लगेगा तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा आगे, और ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये वाली जगह ले लेगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो थर्ड वाला अगर आता है अमाइनो एसिड A3 के हिसाब से, तो ये तो निकल गया था, अब ये इसकी जगह पर आ गया था, अब इसकी जगह पर आ गया था, तो ये ऊपर 2 अमाइनो एसिड लगे हुए थे, एक पिछले वाले का एक इसका अपना। अब जब थर्ड वाला आएगा तो ये दोनों उठकर इस वाले के साथ लग जाएंगे, और ये जो सेकंड वाला है वो भी निकल जाएगा और ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह करते करते ऊपर बड़ी सी चेन बन जाती है प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड की। और अमाइनो एसिड्स हमने पढ़े थे कि बेशुमार अमाइनो एसिड्स बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, दे विल फॉर्म प्रोटीन। फंक्शंस में बात तो ये ट्रांसफ़र RNA का काम है कि अपने रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्मा से उठाना और चेन उसकी बनाना। पिक अप अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा एंड ट्रांसफर देम टू दी राइबोसोम्स वेयर दे आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोटीन्स। ये हमारे पास मैसेंजर RNA, ये ट्रांसफ़र RNA, और जिसके अंदर ये चीज़ हो रही है वो है जी राइबोसोम्स, ठीक है जी। वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र RNA फॉर ईच अमाइनो एसिड, वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसफ़र RNA के साथ एक स्पेसिफिक उसका अमाइनो एसिड लगा होगा। द सेल वॉल हैव एट लीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र RNA, वो कह रहे हैं कि जो सेल के अंदर हो सकता है तकरीबन 20 तरह के ट्रांसफ़र RNA, और वो 20 तरह के हमारे पास अमाइनो एसिड उठाता है, क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एसेंशियल कह लो या इंपॉर्टेंट कह लो वो 20 ही अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड टाइप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA क्या करती है, ये मेजर पोर्शन कवर करती है RNA की, ये 10 to 20% था, ठीक है जी, और ये 3 to 4% था। अब इसकी बात करेंगे तो ये मेजर पोर्शन RNA का कवर कर रही है तकरीबन 80%, ठीक है। स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर द 40 to 50%, वो कह रहे हैं कि ये राइबोसोम के साथ इंटरैक्ट करती है, इस वजह से राइबोसोमल RNA कहते हैं। फंक्शन क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की सरफेस पर मैसेंजर RNA और ट्रांसफ़र RNA इंटरैक्ट करते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोमल RNA जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए हैं कि राइबोसोम्स को हेल्प आउट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है जी। ये था हमारे पास ओवरऑल इसकी तीनों टाइप्स, मैसेंजर RNA क्या है, ट्रांसफ़र RNA क्या है, और राइबोसोमल RNA के। मैसेंजर RNA का काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, ट्रांसफ़र RNA का काम है कि अपना रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड उठाना साइटोप्लाज्मा से और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करना। और राइबोसोमल RNA का काम क्या है कि वो ये राइबोसोम्स की सरफेस पर होती है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये इसकी तीनों टाइप्स थी, और ये तीनों टाइप्स जो हैं ये हमारे पास बनती DNA से और मूव कर जाती हैं साइटोप्लाज्मा से, मतलब न्यूक्लियस में बनती है, न्यूक्लियस से मूव करके आ जाती हैं जी बाय, ठीक है जी। अब अगर हम मूव करें, मैंने एक डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है DNA और RNA का, आपने DNA भी पढ़ लिया और आपने RNA भी पढ़ लिया है, तो उसका डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास DNA और RNA में क्या मेन डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। लोकेशन की बात करेंगे तो अगर आपको थोड़ा विजिबल हो रहा है तो ये हमारे पास होता है जी न्यूक्लियस के अंदर, कौन, DNA। RNA की लोकेशन की बात करेंगे तो ये साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में होता है। ये आप जो है कल भी हमने डिस्कशन की थी कि DNA जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। RNA जो है वो बहुत सारे सेल्स के हिस्से में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, ठीक है जी। कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये मिलकर बना हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, मतलब जैसा कल भी मैंने बात की थी कि हमारे पास राइबोज होगी और राइबोज की जो है वो सेकेंड नंबर पर जो कार्बन है उसके साथ OH में
O नहीं होगा, सिर्फ H होगा। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन मिसिंग होती है DNA में, इस वजह से डीऑक्सी बोला जाता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास सेकेंड नंबर पे भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं उसको, ठीक है जी। शुगर हमारे पास क्या है, इसमें डीऑक्सी राइबोज जो मैंने आपको बता दी, और इसमें हमारे पास राइबोज होती है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं बेटा, शुगर के साथ आती है बेस, और एक साइड पे आ जाता है जी फॉस्फेट। तो वही वाली बात, एक फॉस्फेट लगा होगा तो मोनोफॉस्फेट, 2 लगे होंगे डाईफॉस्फेट, 3 लगे होंगे तो ट्राईफॉस्फेट। पीछे बेस कुछ भी हो सकती है, एडेनिन हो सकती है, गुआनिन हो सकती है, साइटोसिन, थायमिन और यहाँ यूरेसिल इस केस में। बेसिस की बात करेंगे तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इन केस ऑफ DNA। RNA में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें से फ़र्क क्या है, इसमें थायमिन है और इसमें यूरेसिल है, ठीक है जी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में बात करेंगे तो इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आता है DNA का, ठीक है। जो बताया था कि मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बीच में बेसिस होती हैं, एक 5th एंड से स्टार्ट होता है, एक 3rd एंड से स्टार्ट होता है। और जबकि इसमें जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर ये सिंगल स्ट्रैंड कभी कभार जो है ऐसे कॉइल हो जाता है जैसे लगता है कि ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे अमाउंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो DNA का जो नंबर है, अमाउंट है स्पीशीज़ में वेरी करता है, फिक्स्ड है, ये नहीं है कि सब के अंदर जो है वो सेम हो, लेकिन हर स्पीशी का वेरी करता है, ठीक है जी। एक ऑर्गेनिज्म का वेरी नहीं कर सकता, लेकिन RNA जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है, मतलब एक सेल में जो RNA लाजमी नहीं अगले सेल में भी उतने ही अमाउंट में RNA पाया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो देखा जाए तो कितने पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं, ये हमारे पास बनते हैं जी 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट आपको अगर आप कर लोगे तो आपका एक डिफरेंस बड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा कि हमारे पास कंपोजिशन में लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के अंदर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंपोजिशन में आते हैं, इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज, इसमें 4 बेसिस हैं, इसमें भी 4 बेस। फ़र्क क्या है, यहाँ पे थायमीन और यहाँ पे यूरेसिल है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास वो कॉइल बैक होकर दे विल फॉर्म अ लुक लाइक अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अमाउंट की बात करेंगे, फिक्स्ड है हर स्पीशी का, जैसे मैंने चिकन में देखा है, लिखा है कि RBCs में जो DNA 2.3 है, काप में 3.3 है, लेकिन इसमें सेल टू सेल वेरी कर सकता है RNA में, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कह लो मोर देन आपका जो चैप्टर है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कॉन्जुगेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ऐड होना 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, दे विल फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो देख रहे हो, मैंने एग्जांपल देखी हुई, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको। आपने देखो प्रोटीन भी पढ़ लिया, आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, आपने जो है वो लिपिड पढ़ लिया और न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। तो ये आपने सारे के सारे 4 बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स आपने जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास ये जो ग्लाइको मैंने प्रोटीन लिखा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये 2 बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक ग्लाइ जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के लिए है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो उसी बॉन्ड की वजह से इसको ग्लाइ बोला जाता है। और प्लस प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेंगे, दे विल फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है जी। अब ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास वही कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा है, इंशाल्लाह भी 4th चैप्टर में भी आप पढ़ोगे सेल ऑर्गेनेलिज़ में। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, जिस तरह मैं अगर ये स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने, ये जो है मैंने बनाए हैं जो ये सर्कल से, और नीचे में जो लाइंस लगा रही हूँ बेटा, ये आप लोगों ने लिपिड के टॉपिक में पढ़ा है। फॉस्फैटिडिक एसिड होते हैं, लिपिड बायलेयर में हेल्प आउट करते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो फॉस्फेट के साथ ये बन रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे जो हैं ये हैं जी ग्लाइकोलिपिड, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनको हम लिपिड बायलेयर बोलते हैं। लिपिड बायलेयर क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि लिपिड की लेयर ऊपर भी है, फॉस्फोलिपिड के नीचे भी है, और इसके साथ जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको हम मिलकर बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मिलकर बन रही हैं, तो ये हमारे पास ये होती है प्रोटीन, जिसको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो है वो ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं और मिलकर बना देते हैं जी प्रोटीन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये मिलकर हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है जी। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में हमारे पास आ जाते हैं जी लिपिड और प्रोटीन्स। अब इसमें क्या होता है कि लिपिड और प्रोटीन जो है मिलकर लिपोप्रोटीन बना रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। इन केस ऑफ अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बना रहे हैं, तो प्रोटीन और लिपिड मिलकर लिपोप्रोटीन भी बना देते हैं, ठीक है जी। न्यूक्लियर प्रोटीन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर प्रोटीन में हमारे पास आ जाएगा जी न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो DNA चाहे वो RNA, और प्रोटीन में हमारे पास प्रोटीन आ जाएगा। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास क्रोमोज़ोम है, मार्कर भी मेरा सूख गया है, इसके अंदर जो है वो DNA कॉइल हुआ हुआ है। इसको मैं बड़ा करके बताऊँ तो ये ऐसे करके, इसी को फर्दर मैं जो है वो बड़ा करूँ तो ये इस तरह है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर 4 प्रोटीन का पेयर पाया जाता है, जिनको बोला जाता है हिस्टोन, ठीक है जी। और ये है जी DNA। अब आपको पता होना चाहिए DNA जो है वो न्यूक्लिक एसिड है और हिस्टोन्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह करके हमारे पास जो है हमारी बॉडी में DNA, क्रोमोसोम के अंदर DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और हमारे क्रोमोसोम की कंपोजिशन बना रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है जी न्यूक्लियो प्रोटीन की, कि कहाँ हमारी बॉडी में लाई कर रहे होते हैं और पाए जाते हैं। तो ये हम यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया जी ख़त्म, सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसमें आपने प्रोटीन्स पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लिए हैं डिटेल में, फिर आपने इनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, इनकी कंपोजिशन पढ़ी, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़ी है, और यहाँ पे आपका होता है जी चैप्टर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स का। मोस्ट प्रोबेबली कल कोशिश करूँगी मैं लेक्चर बनाऊँ, और इस चैप्टर में से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।